एक 25 साल की औरत अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी वजह से उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद जब पूरे मामले से पर्दा उठता है तो घर वाले भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते कि हमारी बेटी आखिरकार ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार कोई औरत अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए किस तरह से कदम भी उठा सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी का नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इंदिरापुरम जगह आती है। ये इंदिरापुरम इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नत्थू सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम विमलेश देवी होता है, इसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियाँ होती हैं, 1 लड़का होता है। जो बड़ी वाली लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है, उम्र उसकी 19 साल होती है। लगता है कि तेरी बेटी जवान हो चुकी है, क्यों ना इस बेटी की शादी कर दी जाए। पिता जो होता है एक चाट की रेहड़ी लगाया करता है, ज़्यादा धन दौलत उसके पास नहीं होता। फिर उसके लिए लड़के की तलाश में लग जाता है। उसे एक लड़का भी मिल जाता है जो फरीदाबाद के लक्कड़पुर का रहने वाला होता है, जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है, जो दिल्ली के चल बोर्ड में कार्यरत होता है। अब सरकारी नौकरी देखकर पिता एकदम से लालच में आ जाता है और अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर देता है। साल 2008 फरवरी का महीना आता है। फिर सुमन की शादी प्रवीण से करा दी जाती है और शादी करके सुमन अपने पति के घर चली जाती है। उनका जो स्वभाव होता है वो पहले से ही हंसी मजाक वाला होता है। वो रास्ते में चलते चलते व्यक्तियों से भी हंसी मजाक कर जाया करती है। इधर जो उसका पति होता है प्रवीण कुमार, वो बहुत ही सीधे स्वभाव का होता है। उसे किसी से हंसी मजाक करने का कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी पत्नी से भी कभी हंसी मजाक नहीं करता, वो इतना ज़्यादा सीधा होता है। पत्नी उसके इस व्यवहार को देखकर परेशान तो होती है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी देखकर, उसके हाव भाव को देखकर उसी के साथ रहने लगती है। लगभग 6 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है और जैसे ही 6 साल का समय बीतता है तो सुमन को लगने लगता है कि अब तेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही सीधा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। फिर उसके साथ उसकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाइयाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं, सुमन अपनी ससुराल अपने पति को छोड़कर अपने मायके में आ जाती है। इधर पति उनके घर पर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई है तो वापस मेरे साथ चलो। लेकिन पत्नी उससे साफ मना कर देती है और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में रहने लगती है। इधर सुमन को भी लगने लगता है कि क्यों ना अब कुछ अलग ही किया जाए। फिर सुमन वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है और एक किराए का कमरा ले लेती है। बच्चों को तो अपने मायके में छोड़ देती है और किराए के कमरे में अकेली रहने लगती है। जहाँ पर वो किराए का कमरा लेती है, उस कमरे की मालकिन का नाम अंजू शर्मा होता है। वो उसे ऊपर का माला दे देती है और 3 जून 2014 का वाक़या होता है, जब अंजू शर्मा ऊपर की तरफ जाकर देखती है तो यहाँ पर सुमन के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही अंदर की तरफ जाकर देखती है, अंदर का नज़ारा देखकर एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और अंदर जाकर देखा जाता है तो सुमन अपने गले में दुपट्टा लपेट कर वहीं पर पड़ी हुई है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो चुकी होती है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। इस सुमन के पिता, भाई बहन सबको पता चल जाता है, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जब पिता से पूछा जाता है तो पिता बताते हैं कि इसकी शादी हो चुकी है। इसके पति का नाम प्रवीण कुमार है, जो फरीदाबाद में रहते हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। कि कोई सुई किसी के ऊपर घूमती है तो प्रवीण कुमार के ऊपर घूमती है। तुरंत ही फरीदाबाद जाया जाता है और वहाँ से प्रवीण कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है और जब उसे बताया जाता है कि सुमन की मौत हो चुकी है तो वो भी एकदम से सदमे में आ जाता है। वो कहने लगता है कि साहब, मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी की मौत भी हो चुकी है। मुझे तो काफ़ी दिन पहले ही वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। अब पुलिस भी बातचीत से अंदाज़ा लगा लेती है कि ये कातिल नहीं है, इसने सुमन को नहीं मारा है। उसके बाद सुमन के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से साफ पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती है। जब उस लड़के के बारे में पता चलता है तो लड़के का नाम राजीव त्यागी होता है, जो दुखना गांव का रहने वाला होता है। अब एकदम से पुलिस राजीव त्यागी के घर का रुख
रोक करती है, लेकिन राजीव त्यागी वहां से पहले ही फरार हो जाता है। अब पुलिस गश्त लगाकर उसे ढूंढने का प्रयत्न करती है, अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और 5 जून 2014 को गाजियाबाद के बस स्टैंड से राजीव त्यागी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सच वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। राजीव त्यागी बताता है कि साहब, आज से कुछ समय पहले का वाक़या होता है जब एक बबीता नाम की महिला मेरे को सुमन से मिलवाती है और मेरे से कहती है कि इसके साथ तुम संबंधों में रहो, इसकी ज़रूरतों की पूर्ति करो, उसके बदले में तुम्हें ये अपना शरीर सौंप देगी। मैं इस सब के लिए तैयार हो जाता हूँ और उसके साथ इसी तरह से रहने लगता हूँ। कुछ ही समय बीतता है और जो सुमन होती है, इसकी नौकरी चली जाती है। उसके बाद फिर ये मेरे ऊपर दबाव बनाने लगती है, मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था। वो मेरे से कहती है कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो बस पैसे देकर उसे यूज करता था, लेकिन वो मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। 3 जून 2014 की रात्रि का वाक़या होता है जब मैं उसके घर पर उसे मिलने के लिए जाता हूं, तो वहां पर मेरे सामने वो एक बहुत बड़ी डिमांड रख देती है। मेरे से कहती है कि मैं शादी कर लो या मुझे एक गाजियाबाद के अंदर अच्छी जगह पर एक प्लॉट लेकर दे दो। अब तक तो मैं उसके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करता था, लेकिन अगर प्लॉट में उसे लेकर देता तो लाखों रुपए उसके ऊपर मुझे खर्च करने पड़ते। मैं ये नहीं चाहता था कि इसके ऊपर मैं लाखों रुपए खर्च करूँ। इस सब के बारे में वो पहले भी कई बार मेरे से कह चुकी थी, लेकिन मैं उस बात को आई गई कर दिया करता था, उसे टाल दिया करता था। लेकिन आज वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने लगती है। कहती है या तो मेरे साथ में शादी करो या मुझे प्लॉट लेकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हें पुलिस में जाकर खड़ा कर दूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मेरा दिमाग काम करने से बंद कर देता। मुझे लगने लगता है कि ये मेरे गले में हड्डी बनकर अटक चुकी है, अब इसको निकालना ही पड़ेगा। फिर उसी की चुन्नी से उसके गले को दबाने लगता हूँ और तब तक उसके गले को दबा कर रखता हूँ जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं पर उसको मारकर और चुपचाप वहां से मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूं। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी, घर वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो घर वाले भी पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी ने कितना बड़ा कदम उठाया। हमारी बेटी क्या करना चाहती थी, अपने पति को छोड़कर वो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में थी और इस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और तमाम धाराएं उस व्यक्ति जिसका नाम होता है राजीव त्यागी, उसके खिलाफ लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।